नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम फिर से बात करेंगे हरियाणा चुनाव की, लेकिन हरियाणा चुनाव के कुछ ऐसे पहलुओं की जो अभी तक छुपे हुए हैं। और हमारे साथ हैं गौरव वल्लभ जी। आप जानते हैं गौरव वल्लभ जी को अच्छी तरह से, और जयपुर डायलॉग्स पर भी आ चुके हैं गौरव वल्लभ जी। और आप कांग्रेस के इनसाइडर रहे हैं। गौरव वल्लभ जी, आपका स्वागत है। तो जी आप मुझे ये नमस्कार। बताएं कि साहब, ये जो एक पत्रकार महोदय हैं अशोक वानखेड़े जी, ये क्या क्या बातें कर रहे हैं। कभी किसी बैजू बावरा की बात कर रहे हैं, कभी किसी कास्टिंग काउच की बात कर रहे हैं। तो सभी को आश्चर्य है कि ये हरियाणा चुनाव कांग्रेस क्यों हारी। लेकिन ये जो अब बातें उभर कर आ रही हैं, ये क्या है? आप तो इनसाइडर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों की बहुत अच्छी दृष्टि होगी, तो कृपया हमारे दर्शकों को भी लाभान्वित करें। संजय जी, अप्रैल 2024 में मैं आपके साथ ही रूबरू हो रहा था और इसी प्लेटफॉर्म पर हो रहा था। जी मैंने आपको एक सज्जन के बारे में बोला कि जी। साहब सुबह वो उठते हैं, उठ के ये सोचते हैं कि आज कौन से पूंजीपति को गाली दें। दिन आते आते वो ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को परिवार के तहत या उनके पर्सनल इश्यूज को किस तरह गाली दें। और शाम को 5 बजे बाद वो काम करते हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता। वानखेड़े जी तो आज मेरे से बहुत लेट चल रहे हैं। मैं तो आपके प्लेटफॉर्म पर 6 महीने पहले ही आपको ये सारी बातें बता चुका था। और ऐसा नहीं है संजय जी कि किसी को पता नहीं है, हर व्यक्ति को पता है। निर्णय का आधार सिर्फ वही चीज है। मैं आपको पुनः दोहराता हूं, द एंटायर डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन ओनली दैट थिंग। क्या हरियाणा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को नहीं पता था कि किस तरह टिकटों का वितरण हो रहा है? क्या राहुल गांधी जी को नहीं पता था कि टिकटों का वितरण कैसे हो रहा है? मैं तो ये कहूंगा कि राहुल गांधी जी, आप जब बैंकॉक, इंग्लैंड, इटली जाते हो, इनको भी ले जाया करो, ताकि ये यहाँ दिन सुबह से शाम सुबह से शाम ये इस तरह की चीजों के आधार पे तो निर्णय नहीं करें। और मैं आपको आज एक बहुत खुलासा करता हूं जी किस तरह से निर्णय होते हैं। जी। मैं चुनाव लड़ रहा था। आप आश्चर्य करोगे संजय जी, मेरे से हम्म 2 बार कंफर्म करोगे इस बात पे। मैं चुनाव लड़ रहा था। उदयपुर से। हाँ। और हम्म एक मुख्यमंत्री का पीए रहा हुआ आदमी हम्म जो कांग्रेस में है, ऑफिस बियरर है, उसने वहां आके मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आप क्या इमेजिन कर सकते हो? ऑफिस बियरर जो कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का पीए था। हम्म तो मैंने उसकी शिकायत उसके बॉस से करी जो वित्त मंत्री का पीए था। हम्म एक पीए की शिकायत दूसरे पीए से करी हम्म। जो चिदम्बरम जी का पीए रहा हुआ था। अच्छा। तो उसने मुझे कहा कि आप ये बात राहुल जी के पीए को बता दो। देखो, पीए टू पीए चल रहा हूं मैं। मैंने राहुल जी के एक पीए को बता दिया। तो उसने हम्म मेरे को कहा कि आप ये कांग्रेस अध्यक्ष को बता दो। हम्म मेरी इतनी हैसियत थी कि मैं इतनी तेज बता सका, वरना इस बताने में कम से कम 2 साल लग जाते हैं। हम्म तो मैंने बता दिया कांग्रेस अध्यक्ष को। तो कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा अरे ये सब चलता रहता है। ये इस स्तर पे आप जब चुनाव लड़ते हो, आपके पास तैयारी नहीं है, आप भर चुनाव के बीच में जाके सिख धर्म के लोगों का अपमान करते हो, भारत विरोधी बातें करते हो, आप चुनाव के बीच में अमेरिका चले जाते हो, आप चुनाव को इस तरह से मानते हो, लोगों को भ्रमित करने का काम करते हो, नौजवानों को अग्निवीर के बारे में भड़काने का काम करते हो, प्रदेश को, हरियाणा को जातियों में बांटने का काम सोचते हो, धर्म के आधार पे बांटने का काम करते हो, तो ये 1980, 1990, 1970 का भारत नहीं है। ये 2024 का एस्पिरेशनल इंडिया है, जहां पे हर व्यक्ति हर चीज समझता है। आप निर्णय क्या संजय जी, जिस महिला का बारे में बात हो रही है, क्या उसको टिकट मिला? ये बात क्या कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता से छुपी हुई थी क्या?
वानखेड़े जी तो बोल रहे हैं, पर कांग्रेस के सब लोग पहले से बोल रहे हैं, फिर भी दिया। वो जो महिला है, वो जो महिला है, एक ने एक बात बोलूं, संजय जी एक दिन भी कांग्रेस के लिए काम नहीं किया। और आप अगर जिन सज्जन के साथ उस महिला का जिक्र किया जा रहा है, उन सज्जन के घर सैकड़ों बार वो महिला देखी गई, सैकड़ों बार, एक बार नहीं संजय जी, सैकड़ों बार। आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी के निर्णय का आधार करते हो तो वो इस आधार पे करते हो कि कौन आपको क्या सुख दे रहा है। वो आर्थिक सुख भी हो सकता है, मानसिक सुख भी हो सकता है, शारीरिक सुख भी हो सकता है। ये ऐसे, ये इस तरह से काम हो। और दुख की बात यह है कि मैं उस व्यक्ति को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि राहुल गांधी को सब पता है, कांग्रेस अध्यक्ष को सब पता है, फिर भी वो चुप है। उनकी तो मोहब्बत की दुकान है साहब। पता नहीं ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है कि रोमांस की दुकान है, मुझे नहीं पता, पर मैं अब उनको कहूंगा ये मोहब्बत की दुकान नहीं है, रोमांस की दुकान आपने चालू कर दी है, और वो भी अनैतिक रोमांस की दुकान। वो भी मोहब्बत ही है। पता नहीं, मैं इसके बारे में, अब मेरी मर्यादाएं हैं, इससे ज्यादा नहीं। बाकी मैं अगर संजय जी इस वीडियो में खुल के बोलूं तो अपने इस वीडियो के 10 मिलियन व्यूज हो जाएंगे, 10 मिलियन व्यूज। पर मेरे थोड़ा हिंट तो कर दीजिए, नाम लिए बिना। हिंट क्या दूं? ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी जो कांग्रेस के हैं, उन्हें हरियाणा की 3 सीटों का नाम याद नहीं है, 3 का, 1 2 3 वो नहीं बता सकते। बल्लभगढ़ का तो याद होगा। अब आप बल्लभगढ़ का होगा नहीं होगा वो छोड़ देखिए, दीजिए। बल्लभगढ़ में एक्स एमएलए शारदा राठौड़ कहती हैं कि कांग्रेस में टिकट चमड़ी और दमड़ी से दिए जाते हैं। ये कितना सच? बिल्कुल, ये तो आज पूरे कांग्रेस का हर नेता बोल रहा है ये बात। इसमें सच और झूठ की बात तो खत्म हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि ये ऐसे नहीं कि पहली बार हुआ है, ये ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है। टिकटों का आधार, पदों का आधार, कांग्रेस में कौन किस चीज का मुखिया बनेगा, कौन किसी डिपार्टमेंट का मुखिया बनेगा, उसका आधार यही है। और संजय जी मैं आपको एक बात बताता हूं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा था, भारत के पूर्व वित्त मंत्री के साथ बैठा हुआ। अब मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूं। हाँ बिल्कुल। हाँ। और एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो पत्रकार पुरुष थे, उन्होंने उसका जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने कहा नेक्स्ट। वही सवाल एक स्त्री पत्रकार ने पूछा, वही सवाल एग्जैक्ट सेम। आप कहोगे तो मैं वीडियो भी दे सकता हूं। उन्होंने उसका 5 मिनट तक उत्तर दिया और बोला कि इसके बारे में अपन और भी डिस्कस करेंगे। ये जो आपने आगे की बात कही, और भी डिस्कस करेंगे, हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये कोई तरीका है संजय जी? ऐसे मैं तो उन कार्यकर्ताओं के लिए सॉरी फील करता हूं जो कांग्रेस के लिए दौड़ते हैं, और ये यहां पर मुझे तो पता है ये ऐसे ही करते हैं। मैंने अपने पत्र में भी लिखा कि दिशाहीनता की तरह आगे बढ़ रहा। और आपने मेरे से सवाल पूछा था अपने पुराने पॉडकास्ट पे कि गौरव जी क्या राहुल गांधी जी को नहीं पता? अरे सब पता है साहब, एक छोटे से कार्यकर्ता को पता है तो राहुल गांधी जी को कैसे नहीं पता? अगर जो वानखेड़े साहब जैसे पत्रकार को पता है तो जो सिस्टम के अंदर बैठा है उसको कैसे नहीं पता है? और वो मुखदर्शक बने हुए बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ दाल में तो कुछ काला है। लेकिन जो बात हो रही है वो केवल एक मित्र की नहीं हो रही है, 5 महिला मित्रों की हो रही है। अरे कई, मैं आपको कह रहा हूं ना, मैंने आपको हिंट दे दिया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मेंबर बन गए मित्र लोग। आप क्या बात कर रहे हो? आप कहां बैठे हो? आप किस जगह पर हो? ये टिकट तो बहुत छोटी चीज है, जो एपेक्स बॉडी है वहां पर ये इस तरह से निर्णय किए जाते हैं। और मैं आपको संजय जी बताऊं,
मेरा नाम लिखा हुआ काटा। क्यों काटा? क्योंकि मैं उनको कहता था कि भगवान श्री राम के मंदिर में चंदा दो। मैं उनको कहता था कि राम मंदिर के विरोध मत करो। मैं उनको कहता था कि भगवान राम के बारे में अनर्गल बदतमीजी की बातें करना बंद करो। मैं तो उसी दिन मान चुका था कि हरियाणा से कांग्रेस खत्म हो गई है, जब अमेरिका में और इंडिया में आके राहुल गांधी बोलते हैं कि वहां पे राम मंदिर की जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वहां नाच गाना हो रहा था। अरे शर्म आनी चाहिए कुछ तो। राजनीति अपनी जगह है, लोगों के बारे में, इष्ट देव के बारे में, जो भारत की अंतरात्मा है, उसके प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना दिखते हैं। नाच गाना तो वहां हो रहा था, जो टिकटों की बांट हुई ना, वहां नाच गाना होके बांट हुई है। लोगों के कार्यकर्ताओं का टिकट काट के अपने नाच गाने वाले लोगों को टिकट दिया ना, उसको नाच गाना कहते हैं। और अगली बार बैंकॉक, इटली, रोम, जहां भी जाओ, इनको लेके जाओ सबको, और वहां नाच गाना दिखाओ इनको। वैसे तो ये बार बार जो इटली, बैंकॉक, रोम जो ये है, ये यात्रा क्यों होती है? इसके बारे में भी आपको जानकारी मैं होगी तो निश्चित। देखो कभी गया नहीं, मैं तो ना, मुझे पता है। पर मैं आपको ये कह सकता हूं कि कोई भी सीरियस आदमी अचानक से 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन ऐसे नहीं जा सकता साहब। मैं भी बड़े बड़ी कॉन्फ्रेंसों में जब भाग लिया, मैंने एज ए इकोनॉमिस्ट कई देशों में यात्रा करी, पर अचानक से 10 दिन, 20 दिन, कभी बोले मेडिटेशन हो रहा है साहब, कभी बोले साहब वहां पे रिजुविनेशन हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। पर कांग्रेस पार्टी में वानखेड़े जी ने तो एक का नाम लिया है, एक का। मैं आपको ये कह सकता हूं कि 99% जनरल सेक्रेटरी, मैं पुनः रिपीट करता हूं, 99% कांग्रेस के महासचिव सिर्फ इसी पे अपनी दुकानदारी चलाए हुए हैं। और सुबह से शाम उनके दिमाग में यही रहता है कि मैं चमड़ी और दमड़ी। किस महिला से कहां दोस्ती कर लूं। बस मैं एक का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा चले हूं वो 99। 1% का नाम ले सकते हैं ना आप? 99%। कोई अगर, क्योंकि कोई एक आध बच गया हो तो मेरे को अभी फोन करेगा आपका पॉडकास्ट देखते ही, कि आपने मेरे बारे में क्यों कह दिया। तो मैं कह रहा हूं, अभी मैं नाम लू ना, तो अशोक वानखेड़े जी के पास तो एक का ही नाम है, मेरे पास सारों का नाम है। किस तरह से निर्णय करते हैं, चुनाव लड़ने से डरते हैं, चुनाव से भागते हैं, एंजॉय करते हैं। कांग्रेस पार्टी फॉर देम इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर पर्सनल एंजॉयमेंट फाइनेंशियली, एंजॉयमेंट फिजिकली, एंड एंजॉयमेंट जो आगे नहीं बोल सकता, आप छोड़ दीजिए। आज विजयदशमी का दिन है, अपने लिए बहुत धार्मिक दिन है, इस तरह की अधर्म की बातें नहीं कर सकता। पर मैं उन सभी महिलाओं को कहना चाहता हूं कि इन लोगों के सामने आप झुकिए मत, ये नहीं तो आपका हर तरह का शोषण करते रहेंगे, आपका भी करेंगे, और पार्टी को तो आज जहां पे लाके इन्होंने खड़ा कर दिया है। मैं आपको कहता हूं कि हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी में अगर मॉरलिटी बची है, तो तुरंत चुनाव आयोग ईवीएम के लिए नहीं जाए, वहां जाके बोले कि हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, वी डोंट डिजर्व टू बी ए पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन साहब, इसी पार्टी ने तो देखिए 52 से और 99 की यात्रा की है, और राहुल गांधी कहते हैं कि उन्होंने मोदी जी का घमंड चूर कर दिया है। तो कुछ तो उन्होंने किया होगा ना। आपको 2024 मैं में एक अचानक ये एक एक, बोनांजा कहाँ से आया? एक बड़ा रोचक बात बता रहा हूं। 5 दिन पहले मुझे एक पत्रकार मिले जो कांग्रेस को कवर करते हैं, एक चाय के टी शॉप पे। तो मैं चाय पी रहा था, वो भी आए। तो मुझे उन्होंने कहा कि ये मंत्री बन रहे हैं, मंत्रियों के बारे में डिस्कशन हो गया, अभी रिजल्ट नहीं आया है, मंत्री और विभाग बंट गए। अच्छा। कि ये मंत्री ये बनेगा, ये, और ये लिख दिया उसने कि ये मंत्री इसके कोटे से बनेगा, ये महिला इसके कोटे से बनेगी, ये महिला, ये पुरुष इसके कोटे से बनेगा, कोटे डिसाइड हो गए। तो घमंड इसको कहते हैं संजय जी। घमंड ये नहीं होता, एक भारतीय जनता पार्टी है दूसरी तरफ,
जो अंतिम क्षण तक मतदाताओं के सामने ये कह रही है कि हमने हरियाणा को जो पर कैपिटा इनकम है वो 3 गुना वृद्धि करी है, हमारे पे विश्वास करिए, हमें सेवा का एक बार पुनः मौका दीजिए। इसको घमंड नहीं कहते। घमंड इसको कहते हैं, एक व्यक्ति बोलता है या तो मैं या शैलजा या हुड्डा जी, हम तीनों में से एक मुख्यमंत्री बनेगा। क्यों भाई, क्यों? ये लोकतंत्र है या तुम्हारे पिताजी राजा थे हरियाणा के? ये क्यों? तुम में इतनी हिम्मत कहां से आई? और राहुल गांधी जो पार्टी को अपने आप को गांधीवादी और मोहब्बत की दुकान, उनमें हिम्मत नहीं है पूछने की कि भाई ये ऐसा तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है? इसको घमंड कहते हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आया संजय जी, एक सवाल मेरा है जिसका मेरे पास उत्तर नहीं है कि जब कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, गांधी परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस चमड़ी दमड़ी के खेल के बारे में पता है तो वो चुप क्यों है? क्या वह भी शामिल है? क्या वह, उनको ऐसी क्या बाध्यता है जो वो चुप बैठे हुए? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं। और आज एक घोषणा आपको करता हूं मैं, जो ये चमड़ी दमड़ी वाले लोग हैं ना, आपको लग रहा होगा इनके खिलाफ एक्शन होगा, इनको प्रमोट करेंगे। हो सकता है जो वानखेड़े जी ने जिसका नाम लिया है वो खड़गे जी को हटा के उसको अध्यक्ष बना दे। जो लोग यहाँ पे जिन्होंने चमड़ी दमड़ी का खेल किया है उनको हो सकता है और ज्यादा ऊपर पड़ा है। और जो लोग सच्चे कार्यकर्ता है, जो आपको सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत रखते हैं, कांग्रेस पार्टी उनसे हटती है, उनसे उनको एक तरफ करती है। तो मैं आज अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि इनसे मेरा पिंड छूटा, नहीं तो ये इनकी काली कारनामों का आज आप मुझसे सवाल पूछ रहे होते, क्योंकि मैं तो आपके कांग्रेस में था जब भी आपके प्लेटफॉर्म पर आता था। आपको याद है कि नहीं? जी अच्छी तरह से याद है। कई लोग मेरे को कहते थे कि वहां मत जाओ, मैंने कहा भैया मैं तो मेरी बात कहने जाऊंगा। इन्होंने तो, एक हमारे सुनील शर्मा जी हुआ करते थे, उनका टिकट ही काट दिया इस कारण से कि वो जयपुर डायलॉग्स में आया करते थे। सुनील शर्मा जी को तो थैंक यू कहना चाहिए आपको, यूं ही पैसे खराब होते उनके। आपने पैसे और इज्जत दोनों बचाई आपने उनकी। मैं अगर उनकी जगह होता तो आपको थैंक यू बोलता। अरे ये बताइए, बैजू बावरा कौन है? ये बैजू बावरा बैजू बावरा एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं है पद पे, पर वो महासचिव बना देता है। क्या आपको विश्वास होगा? अभी अशोक वानखेड़े जी को सुना मैंने कहते हुए, तो मैंने बैजू बावरा पद पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर वो महासचिव बना देता है। वो अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि बैजू बावरा ही कांग्रेस है तो उसको मुख्यमंत्री बनाए और चुनाव लड़वाएं। बड़े बड़े मुख्यमंत्री संजय जी, और ऐसे मुख्यमंत्री जी जो आपके और मेरे दोनों के राज्य से संबंधित है, वो बैजू बावरा को रिसीव करने हवाई अड्डे जाते थे। अच्छा, हाँ, क्या बात कर रहे हैं? आप पुराना अखबार टटोल लीजिए अगर मैं गलत बोलता हूं तो। उसके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन होता था, और उसकी योग्यता क्या है कि वह राहुल गांधी जी का पर्सनल असिस्टेंट है। पहले वो एसपीजी का अंदर नौकरी करता था, अब वो उसके अलग लॉबी है। तो मैंने आपको बताया ना, एक पीए, एक दिल्ली के मुख्यमंत्री का पीए मेरे खिलाफ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। उसकी शिकायत मैंने देश के पूर्व मुख्यमंत्री के पीए को करी, देश के पूर्व वित्त मंत्री के पीए को करी। उस पीए ने मुझे कहा आप राहुल गांधी जी के पीए को करो। मैं राहुल गांधी जी के पीए के पास पहुंचा, उन्होंने कहा आप खड़गे जी को करो। खड़गे जी को कहा तो वो हंसे, मुस्कुराए। ये इस तरह से। तो
जो वानखेड़े जी बावरा और क्या जो शब्द ले रहे हैं बैजू, उसकी, उन्होंने तो बैजू कहा, बावरा मैंने जोड़ा है। हाँ, वो जो बैजू है वो महासचिव बनाता है, मुख्यमंत्री निर्धारित करता है, मंत्रियों की लिस्ट बनाता है। अभी झारखंड में एक मंत्री को हटा के एक महिला मंत्री को बनाया, वो भी उन्हीं के कोटे से बनी हुई। अच्छा, तो ये मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि महिला स्वातंत्र का बड़ा अच्छा उदाहरण है कांग्रेस पार्टी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इन कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी ऑफ डिसीजंस, ज्यादातर निर्णय इस आधार पर होते हैं, ज्यादातर योग्यता के आधार पे नहीं होते, धर्म के आधार पे नहीं होते, सत्य के आधार पे नहीं होते, न्याय के आधार पे नहीं होते। जिन इन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी करते हैं, वो निर्णय जो कि वो तो कांग्रेस सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे हैं हम तो लड़ाई लड़ते रहते ये हैं, सत्य शक्ति की से लड़ लड़ाई रहे है, हैं और हम वो सत्य से। सत्य की लड़ाई। बल्लभगढ़ की जो निर्दलीय विधायक है वो खुलेआम बोल रही है, निर्दलीय जो प्रत्याशी शारदा राठौड़ वो खुलेआम बोल रही है कि चमड़ी दमड़ी से आए, ये सत्य की लड़ाई है। और वो भी कांग्रेस में रही हुई महिला है, कोई बाहर से नहीं आई है। एक से मिले है वो तो। और संजय जी वो नंबर 2 पर है अभी भी। और जिन लोगों को टिकट दिया ये ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी ने, वो नंबर 3 या 4 पर आए, नंबर 4। नंबर 4 पर। वो भी कांग्रेस की यहां पे अभी इतनी हवा थी जब भी, तो आप सोच लीजिए कि इन लोगों का आधार क्या था, क्या सर्वे था, क्या पार्टी के प्रति निष्ठा थी, क्या कमिटमेंट था। एक ही चीज थी, सैकड़ों बार वो आपको उनके साथ दिख जाती थी। अब भैया इस आधार पे संजय जी निर्णय हो, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये एक पार्टी के खत्म होने की निशानियां हैं, खत्म होने की निशानी। अच्छा चलिए, मैं और आपको फिर वहीं ले जाता हूं जहां मैं आपको पूछ रहा था कि ये 2024 में क्या चमत्कार हुआ था। 2024 में देखिए कुछ मतलब लोकसभा में। इस तरह का देखिए, एक आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने पूछा मुझसे। 2024 में लोकसभा में हमारी 240 सीटें आई। हमें अपेक्षा थी कि हम 350 के आसपास रहेंगे। एग्जिट पोल भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे। क्या हमारे कोई भी नेता ने, संजय जी, एग्जिट पोल वालों को या पत्रकारों को गालियां दी क्या? मैं आपसे नहीं। पूछ रहा हूं, क्या हमारे किसी भी नेता ने ईवीएम पर सवाल उठाया क्या? नहीं। क्या हमारे किसी भी नेता ने टीवी पर बैठ के एग्जिट पोल के आदमी को ये कहा क्या, ए दलाल, ये दलाली बंद कर दे? और आज हरियाणा में सारे एग्जिट पोल कांग्रेस का दिखा रहे थे, हमारी अपेक्षाकृत सीटें कम दिखा रहे थे, नतीजे बहुत कम बिल्कुल दिखा रहे उल्टे। थे। न, 20-20, नतीजे 25-25 ही दिखा रहे हाँ, थे। नतीजे बिल्कुल उल्टे आए। पर क्या हमारे किसी नेता ने इस एग्जिट पोल वालों को या मीडिया में, और कई जो उछल कूद वाले पत्रकार हैं जो जिनको लग रहा था अब तो लॉटरी लग गई उनकी, उनके अच्छे दिन आ गए वापस, क्या हमारे किसी नेता ने, किसी प्रवक्ता ने, किसी कार्यकर्ता ने अपशब्द कहे क्या? यही अंतर है, यही अंतर है। जब तक, और इन्होंने क्या किया, रिजल्ट आते ही ईवीएम के ऊपर चले गए। अरे ईवीएम नहीं, टिकट कैसे दिया है वो हरियाणा के लोगों से पूछो, हरियाणा के युवाओं को किस तरह गुमराह किया है वो युवाओं से पूछो, हरियाणा में लोगों को जातियों में कैसे बांटा है उसके बारे में पूछो, किस तरह दलितों को क्रश करने का काम किया है उसके बारे में पूछो, तो समझ में आएगा कि हार क्यों हुई है। सिर्फ बांटो लोगों को। कांग्रेस और अंग्रेजों की एक ही नीति थी, डिवाइड एंड रूल। दीक्षित को वल्लभ से लड़वा दो, वल्लभ को शर्मा से लड़वा दो, शर्मा को उपाध्याय से लड़वा दो, उपाध्याय को मेघवाल से लड़वा दो, मेघवाल को खत्री से लड़वा दो, खत्री को गहलोत से लड़वा दो, गहलोत को सिंह से लड़वा दो, राठौड़ से लड़वा दो। ये सारी चीजें संजय जी देश ने भुगत ली।
अब देश इनकी बातों में आता नहीं है। रही बात 2019 का, कुछ कमियां रही होगी, 2024 का जो आप निर्णय बोल रहे हैं, कुछ कमियां रही होगी। हम हमारी बातें हो सकता है वहां तक नहीं पहुंचा पाए जहां तक हमें पहुंचानी चाहिए थी। हमने स्वीकार किया, स्वीकार करके हमने तुरंत अपने आप को जो कमियां उसको इंट्रोस्पेक्ट किया, उसको सुधारा। नतीजा आपके सामने। इतिहास में पहली बार, हरियाणा के गठन के पहली बार, तीसरी बार कोई पार्टी अपनी सरकार लगातार बना रही है। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। और दूसरी तरफ आपने किसानों को बरगलाया, महिलाओं को बरगलाया, पहलवानों को बरगलाया, संविधान के ऊपर आपने दलितों को बरगलाया, और अमेरिका जाके आप खुद ही बोल रहे हो कि मैं आरक्षण खत्म कर दूंगा। देश आपका बात पानीपत में कुछ और, दिल्ली में कुछ और, कैलिफोर्निया में कुछ और, कभी आप जलेबी की फैक्ट्री लगवा देते हो, कभी आप आलू से सोने की बात कर लेते हो, कभी आप सिखों धर्म के ऊपर कह देते हो कि पगड़ी नहीं पहन सकते हिंदुस्तान में सिख लोग। ये क्या बातें हैं। कभी आप कास्ट सेंसस में ऐसे पूछते हो, नहीं अगर वो आपके इंटरव्यू में आ जाए, आपके सामने तो आएंगे नहीं संजय जी, मान लो कभी मिल जाए, तो आप सवाल पूछो कि भैया यार ये सवाल है, तो आपको कहेंगे नहीं तुम्हारी जाति बताओ। अरे भाई, जाति से मेरे सवाल का क्या लेना देना। नहीं तुम्हारे एडिटर की, तुम्हारे कैमरामैन की जाति, तुम्हारे लाइटमैन की जाति, तुम्हारे ड्राइवर की जाति, तुम्हारे असिस्टेंट की जाति, तुम्हारे बॉस की जाति। अरे भाई, खुद की तो बताओ पहले, खुद का तो बताओ कि आप कौन से धर्म के हो, कौन सी जाति के हो, क्या क्या आपकी उपलब्धियां हैं देश के प्रति, वो तो बताओ। और जबरदस्ती हम कितनी मुश्किल से संजय जी जातियों को पीछे छोड़ के विकास को आगे ले जाने के स्तर पे पहुंचे। ये इजी नहीं था। ये हमारे पूर्वजों ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया, वो वापस उधर ले जाना चाह रहे हैं। हमारी एक ही जाति है। मेरे से अगर कोई पूछे कि भाई आपकी जाति क्या है, मेरी एक ही जाति है। 2047 में मैं अपनी आंखों से भारत को विकसित राष्ट्र बनना देखना चाहता हूं, वही मेरी जाति है। विकसित राष्ट्र मेरी जाति है। अच्छा, आप तो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे हैं, अभी भी हैं, तो ये जो जलेबी की इकोनॉमिक्स थोड़ी मुझे समझाइए। जलेबी, जिन्होंने जीवन में कभी खड़े होके गरम जलेबी नहीं खाई, जो केक खा खा के बड़े हुए हैं, वो जलेबी के बारे में बात कर रहे हैं। गुहाना की जलेबी के बारे में कभी बोल रहे हैं मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगवा दूंगा। वो जो जलेबी की दुकान वाला है वो कह रहा है कि साहब मेरे नहीं प्लांट लगाना, मेरा तो कंदोई बनाएगा यहाँ पर। वो कह रहे हैं मैं प्लांट लगवा दूंगा। आप बोलना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? आपका जो माइंड और हार्ट का कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। माइंड कुछ बोलता, हार्ट कुछ बोलता, आपके मुंह से कुछ और निकलता है। क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि निर्णय आप लेते ही नहीं हो। निर्णय आपने इन लोगों को दे रखा है और आप हंसते हो, मुस्कुराते हो। अभी एक बड़ी रोचक बात है संजय जी। बोले कि मैं आज अखबार में मैंने पढ़ा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई कांग्रेस पार्टी। आपने भी पढ़ा होगा संजय जी। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपको नहीं पता क्या कि कौन लोग दोषी है? ये फैक्ट फाइंडिंग का ड्रामा किसके फैक्ट लिए? फाइंडिंग कमेटी तो उन्होंने ही बनाया है जिनके ऊपर उंगलियां उठ रही। हाँ, और वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी वही होंगे जो बावरा और बैजू और चमड़ी दमड़ी, ये सब इसके चेयरमैन बन जाएंगे। वो कहेंगे, वो क्या कहेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कुछ कमी रही, हम इस कमी को सुधारेंगे, और सारे नेताओं को बोलेंगे कि इन्होंने भी अच्छा काम किया, इन्होंने भी अच्छा काम किया, इन्होंने भी अच्छा काम किया, और सबको क्लीन चिट, और वापिस वो के वो। और जिन लोगों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, जो चमड़ी दमड़ी का सवाल जिन लोगों पे उठ रहा है, क्या कांग्रेस का एक भी ऐसा कार्यकर्ता है जिसको ये नहीं पता कि ये चमड़ी दमड़ी के आधार पे ये आदमी निर्णय करता है? मैं तो 6-7 महीने से कह रहा हूं कि ये आदमी लायक ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है, ना ये राजनीति समझता है, ये सिर्फ अपनी शारीरिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी में इस पद पर बना हुआ है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं, क्या कांग्रेस के नेताओं को नहीं पता था
अगर 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 उनमें ये लगता कि ये कांग्रेस कुछ सुधरना चाहती, तो जैसे ही ये आया, क्या राहुल गांधी जी, खड़गे जी उसको बर्खास्त नहीं कर सकते क्या? वो नहीं करेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, वो नहीं करेंगे। वो इसको हो सकता है खड़गे जी को हटा के राहुल गांधी जी इस आदमी को अध्यक्ष बनाए। ये मैं आपको आज बोल रहा हूं। ये जिस तो दिन बड़ा होगा जबरदस्त। मैं फिर पॉडकास्ट करूंगा आपके साथ, आपके शो में फिर आऊंगा, पर आपको वादा है, आपको ये कहना पड़ेगा कि गौरव जी आपने उस दिन बताया था ये बात। 6 महीने से मैं अब आपको कह रहा हूं। ये तो आज आपने स्पष्ट बताया है। बताया तो आपने चमड़ी दमड़ी वाला भी था, लेकिन स्पष्ट नहीं बताया था। अब मेरी मर्यादाएं हैं। अब वानखेड़े जी और कई और पत्रकार तो अब आप खुलेआम बोल ये खुले बताइए कि अब आगे महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव आने वाले हैं। अब कुछ तो नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस का खाता खुल जाए झारखंड में तो मेरे लिए अचंबा होगा। आप इसके बारे में कुछ मत पूछिए। अभी तो वहां पे अलायंस सारे टूटेंगे। ये सारे जो इंडी अलायंस के पार्टनर हैं, वो चमड़ी दमड़ी वालों के साथ थोड़ी रहेंगे। ये सारे अलायंस पार्टनर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि चमड़ी दमड़ी के साथ कौन रहेगा? तो इसलिए वहां कुछ नहीं बचा है संजय जी। मैं आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को आज शाम को, अभी 3 बजे 4 बजे एक एप्लीकेशन लिखनी चाहिए इलेक्शन कमिश्नर को कि साहब, हम में योग्यता नहीं है कि हम एक राजनीतिक दल के रूप में काम कर सके, इसलिए हमारी मान्यता रद्द करो। ये तो गांधी जी ने बहुत पहले कहा था। हाँ, तो अब तो कर ले। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, अब कर लीजिए। और ये जो महाराष्ट्र का चुनाव होगा ना, उसमें ये जो सारे जो लोग हैं जिनके ऊपर अंगुलियां उठ रही है, ये सारे वहां पे टिकट बांटने पहुंच जाएंगे। जो वहां के अध्यक्ष हैं वो क्या करेंगे, नाना पटोले? वो भी कोई चुनाव लड़ेंगे, जैसे हरियाणा के अध्यक्ष लड़े, हार गए, उनको भी कोई सीट दे देंगे, वो भी हार जाएंगे। उनके लिए तो और कहते हैं कि साहब कि वो काफी जमीन से जुड़े हुए आदमी। सब देख लेंगे। अब मैं, ये हरियाणा के अध्यक्ष भी जमीन से जुड़े हुए थे, लगातार तीसरा चुनाव दूसरा चुनाव हार गए, ये भी जमीन से जुड़े हुए थे। आप बेसिक प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं। बेसिक प्रॉब्लम एक व्यक्ति का हार जीत नहीं है संजय जी। बेसिक प्रॉब्लम है भारत का यंग वोटर इन चीजों को पसंद नहीं करता है। भारत की महिलाएं इन चीजों को पसंद नहीं करती है। भारत के जो 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 न्यू इंडिया के लोग हैं, उसमें इन चीजों का कोई स्थान नहीं है। आप भले कितने भी अच्छे हो जाओ, पर इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं देश सह सकता। करप्शन, ये चमड़ी दमड़ी के मामले, आपके भाई भतीजावाद। आपने देखा, एक एक किस्सा आपको बताता हूं। जी। एक महासचिव और खजाने का मालिक, जो 4 चुनाव लगातार, राज्यसभा का भी हार गया, उसका दुर्भाग्य देखो। वो अपने ब्रदर इन लॉ को, उसको लगा कांग्रेस की सरकार आ रही, क्योंकि वो एग्जिट पोल में ऐसा आया। वो ब्रदर इन लॉ को प्रचार खत्म होने के 2 घंटा पहले कांग्रेस में ले आया, अपने साले को। अब वो साला बोल रहा होगा, जीजा जी मेरे से कौन से जन्म का दुश्मनी निकाली आपने। वो साला भी बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है। वो जो उनका ब्रदर इन लॉ है, वो 5 साल में 5 पार्टी बदल चुका है। अच्छा। मतलब जितनी जल्दी साइबेरियन सारस अपने भरतपुर के जो बर्ड सेंचुरी से वापस साइबेरिया नहीं जाती, उससे पहले वो पार्टी चेंज कर देता। तो अब इस तरह से आप ये मुझे बताओ, इस तरह से कोई राजनीतिक पार्टियां चलती है क्या? मुझे आप बताओ, कोई लोग ऐसे वोट दे रहे हैं क्या? वो तो कह रहे हैं जातीय जनगणना पे वोट पड़ रहा है, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन पर वोट पड़ रहा है। हाँ, वो तो राहुल गांधी कह रहे हैं।
विरासत कर भी लगाना चाह रहे थे उनके गुरु। तो अमेरिका में जो गुरु बैठे हैं राहुल जी के, वो तो विरासत इनहेरिटेंस टैक्स भी लगाना चाहते हैं। वो तो लोगों को बांटना, उनके ऊपर उनका इनहेरिटेंस जो जो पैसा है उस पे लाओ पहले 30% टैक्स, फिर बात करेंगे। वहां जो करोड़ों रुपए अमेरिका में पड़े हैं उसका 30% इंडिया में जमा करो। जो आदमी, सुनिए आप, बड़ी रोचक बात संजय, जो आदमी भारत में रहता नहीं, भारत को समझता नहीं, भारत में उसके बच्चे नहीं, पिछले 40 साल से जो जिससे भारत का कोई कनेक्शन नहीं, वो भारत के मुख्य विपक्षी दल को बोलता है ये करो ये करो। क्या मजाक है। तो वो तो जाति से बढ़ई है ना, इसलिए उनको पूरा हक है। मैं यही तो कह रहा हूं, आप विभाजन की राजनीति खत्म हो गई है, गॉन। और आज जो हरियाणा का जो रिजल्ट आया संजय जी, इसके बाद मतलब आपने महाराष्ट्र और झारखंड का नाम लिया, उससे पहले आप सवाल पूछते, उससे पहले मैंने आपको फुल स्टॉप कर दिया, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के वोटर्स ने भी फुल स्टॉप कर दिया कांग्रेस को वहां से। और मैं आपको एक आज प्रेडिक्शन करके जा रहा हूं, इन दोनों महाराष्ट्र और झारखंड में जो इंडी अलायंस के पार्टनर्स हैं, वो इन चमड़ी दमड़ी वालों का साथ छोड़ेंगे। चुनाव से पहले या बाद में? हो सकता है पहले, हो सकता है पहले, क्योंकि ये इनके साथ कौन काम करना चाहेगा? आपको लगता है कि फिल्म एक्ट्रेसेस को सारे वो टिकट्स मिल जाएंगे क्या? क्या पता, फिल्म एक्ट्रेसेस भी कहाँ है इनके पास, कोई कौन है फिल्म एक्ट्रेस जो, अब मैं क्या बोलूं, अब छोड़ दीजिए संजय जी, आप मुझे क्यों विजयदशमी के दिन फंसा रहे हो आप? मैं कोई फंसा नहीं रहा, आप जो है वो हिंट दे दीजिए, कोई बात नहीं, नाम मत लीजिए। एक्ट्रेस टीवी सीरियल के कुछ मिल जाए तो पता नहीं, पर फिल्म एक्ट्रेस तो मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा हो पाएगा, पर ये मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। मेरा तो अब कोई लेना देना है नहीं उनसे, पर लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जब यदि महाराष्ट्र में वो आकर सरकार बनाकर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कास्ट सेंसस करेंगे, तो वो किस तरह का होगा? जैसे कर्नाटका में कर रहे हो, उन्होंने तो आज तक कास्ट सेंसस जारी नहीं किया, हो गए 10 साल उसको। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मुडा करप्शन के मामले में मुख्यमंत्री के परिवार को जमीनें आवंटित होगी। रीडिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन जरूर हो रहा है वेल्थ का। कांग्रेस के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष संजय जी, वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के लोगों को जमीनें अलॉट हो गई। रीडिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो रहा, डिस्ट्रीब्यूशन जरूर हो रहा है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उन लोगों को बरी कर रहे हैं जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, उनको बरी कर दिया गया। हाँ, कांग्रेस का चरित्र एक पार्टी के साथ बिल्कुल मैच करता है, उसका नाम है दारू प्रेमी पार्टी, सॉरी आम आदमी पार्टी। वहां पे भी एक राज्यसभा की जो नेता है, उनकी एमपी है, उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए, सारे चार्जेस खुद एमपी बोल रही है, कोई कार्यकर्ता नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या इस दारू प्रेमी पार्टी के किसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति के खिलाफ कोई एक्शन लिया? आप बताइए ना संजय जी। ये दारू प्रेमी पार्टी उस राज्यसभा की एमपी के साथ है कि उस व्यक्ति के साथ? आप बताइए ना। वो व्यक्ति तो अब सुनते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री का चीफ एडवाइजर बन गया। बस, तो इन दोनों का अलायंस हो सकता है क्योंकि इनकी विचारधारा एक ही है। ये दोनों वही दमड़ी वाले, चमड़ी वाले लोग हैं। एक, महिलाओं को उत्पीड़ित करो, शोषण करो, महिलाओं के साथ फिजिकल असॉल्ट करो, मेंटल असॉल्ट करो, इन दोनों का अलायंस हो सकता है। बाकी तो जो राधिका खेड़ा जो बात कह रही है वो सच है?
राधिका खेड़ा क्या, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं ना, एमपी बोलिए खुद आम आदमी पार्टी की। आप मेरी बात पे या किसी कार्य, एक एमपी तो एक इंपॉर्टेंट पद होता है ना राजनीति में। वो बोल रही मेरे साथ मारा पीटी करी इस आदमी ने, पर पार्टी किसके साथ खड़ी हुई? उस व्यक्ति विभव के। कुमार के साथ। बस। तो ये इनका इनका कोई, मैं क्या बोलूं, अब आप मेरे से ज्यादा आप बुलवाइए मत। पर देश और समाज ऐसे राजनीतिक दलों के कारण फिर भी शर्मिंदा। कुछ ऐसी बात तो बता दीजिए जो अभी तक सामने ना आई हो। मैंने आपको इससे ज्यादा क्या, मैंने कहा कि टिकटों का आधार सिर्फ 3 चीजों पे आपके पद बढ़ते हैं, भले ही वो CWC का मेंबर हो, भले ही वो कोई पद हो, 3 चीजों पे मिलते हैं, चौथी चीज नहीं चाहिए। और इसमें से 3 में से एक आपके पास होनी चाहिए। या तो आप, जो वानखेड़े जी ने इशारा किया, वो होना चाहिए। बावरा, बैजू बावरा जो आप कह रहे हो, वो होना चाहिए। दूसरा, आपके माँ बाप, आपके दादा दादी कोई MP रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, मंत्री रहे, तो आपको चांस है। दूसरा, मतलब वंशवाद होना चाहिए, वंश हाँ, होना चाहिए आपके पास। आप ये नहीं कह सकते, मैं जैसे गर्व से कहता हूं और आपके सामने आज गर्व से कहता हूं, मेरे माता पिता शिक्षक थे, उन्होंने पूरा जीवन शिक्षा दी लोगों को, और मुझे गर्व है इस बात का, और वही परंपरा मैंने भी आगे बढ़ाई। पर कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं। और तीसरा, आप हिंदू देवी देवता, हिंदू धर्म, उनको ऑन स्क्रीन गाली दे सकते हो क्या? अगर ये तीनों में से एक गुण है तो आपको पद भी मिलेगा, आपको आगे भी बढ़ाएंगे। इन तीनों में से आपके पास तीनों गुण नहीं है। आप ये बोलते हो पार्टी के फोरम पे जाके कि राम मंदिर का विरोध मत करो, आप ये बोलते हो कि प्राण प्रतिष्ठा में जाने का पाप मत करो, तो आपको कहा जाता है कि आप सेट असाइड हो जाओ। आप अपने चुनावी भाषणों में, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये मैंने आज तक किसी को नहीं बताई जी। मैं जब भी भाषण देता हूं, भले 100 लोगों का, और चुनावी भाषण बोल रहा हूं मैं स्टार्ट करता हूं वंदे मातरम जय सिया राम। आपको मेरे ये स्लोगन के कई रील्स भी मिल जाएगी। तो मुझे कांग्रेस के एक बड़े नेता का फोन आया, अरे वंदे मातरम और जय सिया राम नहीं, अपन को तो सिर्फ जय हिंद बोलना है। अच्छा। मैंने कहा तुम्हारे कर्म फूट गए हैं। अगर तुम्हें वंदे मातरम बोलने से कोई रोक रहा है तो धिक्कार है तुमको, और धिक्कार है तुम्हारी सोच को। और जय सिया राम बोलने से अगर कोई रोक रहा है तो भैया मैं उनको जय सिया राम कर रहा हूं, तुम तुम्हारे घर, हम हमारे घर, गर्व से कहते जय सिया राम। ये मेरे को फोन आया। आपको मैं जमशेदपुर से चुनाव लड़ा था, आपको याद होगा। मेरा पूरा कैंपेन में मैं भारत माता की जय बोलता था। मुझे रोका गया पर मैं रुका नहीं। शायद इसीलिए उनको लगा कि यार ये तो, ना तो इसमें पहला गुण है, ना इसके माता पिता मुख्यमंत्री मंत्री रहे हुए हैं, ना ये इसमें हिंदू धर्म को गाली देने के लिए तैयार है। तो मैं सेटिस्फाइड हो गया। मैं तो भारत माता की जय बोलता हूं, मैं तो वंदे मातरम बोलता हूं, मैं तो जय सिया राम बोलता हूं, जय श्री कृष्णा बोलता हूं, जय बाबा भोलेनाथ की बम बम भोले बोलता हूं। पर आप मुझे ये बताओ संजय जी, आपने कभी कोई कांग्रेस के नेता को भारत माता की जय बोलते सुना? वो जो टॉप मोस्ट है वो तो भारत भी नहीं बोलते, वो तो केवल हिंदुस्तान बोलते। हाँ, आपने सुना क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इतने बरस आपने प्रशासनिक अनुभव रहा, हजारों ओहदों पर आप रहे, आपने सुना कभी कांग्रेस के किसी नेता को जय सिया राम बोलते?
आपने सुना भोलेनाथ की जय बोलते हुए, आपने सुना जय श्री कृष्णा बोलते हुए, आपने सुना भारत माता की जय बोलते हुए, आपने सुना वंदे मातरम बोलते हुए, जय बजरंग बली बोलते हुए। क्यों डरते हो? जय बजरंग बली बोलने से डरते हो? सीना ठोक के बोलता हूं मैं जय बजरंग बली, और जय सिया राम भी बोलूंगा और जय श्री राम भी बोलूंगा। और जिन लोगों को प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना दिखती है, उन लोगों की तरफ भी मुझे नहीं देखना। धिक्कार है उन लोगों को जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो भारत माता की पवित्र धरती पर रहते हैं और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना कहते हैं। धिक्कार है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये जो पाप है, ये पॉलिटिकल फायदा नुकसान अलग बात है, ये पाप है, और पापियों की हमारे देश में कोई जगह नहीं, हमारे समाज में कोई जगह नहीं। अभी तो महाराष्ट्र जो के चुनाव में सावरकर के विरोध में भी काफी स्वर निकाले जाएंगे। अभी देखना, और मैं आपको एक इश्यू बताता हूं, आप इसको जरूर अपने पॉडकास्ट में हाईलाइट करना। सावरकर जी के खिलाफ क्यों बोलते हैं, आपको पता है? जबकि इनकी खुद की दादी तो सावरकर का जी का पोस्टल स्टैंप जारी किया था। और अभी देश के पूर्व गृह मंत्री हैं जो महाराष्ट्र से आते हैं, उन्होंने अभी 10-15 दिन पहले एक किताब लिखी। उस किताब का पेज नंबर 128 है, और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं क्योंकि मैंने उसको निकाल के रखा हुआ है, और पहली बार कोई टीवी शो पे या डिस्कशन में मैं वो कोट कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी वो किताब मंगवा के या कहीं से लेके आप उसको पढ़िएगा। पेज नंबर 128। किताब का नाम क्या है? किताब का टाइटल मैं आपको बता देता हूं, ये शिंदे जी ने लिखी है। सुशील कुमार शिंदे जी इसके राइटर है, और इन्होंने जो किताब लिखी है वो मैं आपको पूरा, मेरे पास एक पूरी 30 सेकेंड्स दीजिए मुझे, मैं आपको किताब का नाम है द 5 डेकेड इन पॉलिटिक्स बाय सुशील कुमार शिंदे। ठीक है, इसका पेज नंबर 128। वो शिंदे जी लिख रहे हैं, 25 मार्च 1983 को मैं नागपुर में वीर सावरकर की प्रतिमा के अनावरण समारोह में मौजूद था। फुल स्टॉप। मैं छुआछूत और जातिवाद के उन्मूलन में उनके योगदान के लिए उनका बहुत सम्मान करता हूं। अब ये जो इनके 5 डेकेड्स वाले ये लिख रहे हैं, वो अभी जाके गालियां देना चालू करेंगे। क्यों? या तो इनको इनकी बेटी भी सांसद है, शिंदे जी की तो पुत्री भी सांसद है, तो उसके पिता और पुत्री का तो ये मत है। किताब में लिखा है पेज नंबर 128। हाँ, तो इनको क्या परेशानी है? इनको बांटना है ना। और दूसरी परेशानी ये है कि जितने दूसरे स्वतंत्रता सेनानी बढ़ते हैं, उतने इनके परिवार के स्वतंत्रता सेनानी का जो कद है छोटा होता है। हाँ, ये बात, ये जमती है। आप पूछोगे साहब सुभाष चंद्र बोस साहब से इनको क्या परेशानी, या शहीद आजम भगत सिंह साहब से क्या परेशानी, या गोपाल कृष्ण गोखले साहब से इनको क्या परेशानी, लाला लाजपत राय से इनको क्या परेशानी है, चंद्रशेखर आजाद जी से क्या परेशानी है, सुखदेव राजगुरु जी से इनको क्या परेशानी है, तात्या टोपे से इनको क्या परेशानी है, मंगल पांडे से इनको क्या परेशानी है? क्योंकि जितने देश के झांसी की रानी से इनको क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि जितने वीर सावरकर जी से इनको क्या परेशानी है? परेशानी ये है संजय जी कि जितना उनका चरित्र विशाल होता जाता है, इतना इनके परिवार के लोगों का चरित्र बोना होता जाता है, और ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने कभी
आपने कभी देश के प्रधानमंत्री जी को या भाजपा के कोई बड़े नेता को किसी स्वतंत्रता सेनानी के लिए अपशब्द बोलते सुना? भले ही वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से नहीं है, पर कभी आपने सुना? नहीं। पर ये जो सावरकर जी है, उनके लिए अपशब्द बोलेंगे, उनके लिए गाली गलौज बोलेंगे, उनके नेता उनके लिए अपशब्द बोलेंगे। बोलो। मैं आपको बता रहा हूं, आपने कभी राहुल गांधी जी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलते सुना? सवाल ही नहीं क्यों पैदा नहीं होता। बोलते? लेकिन स्टैच्यू के क्यों नहीं ऊपर बोलते? कहते हैं कि साहब स्टैच्यू आपने गिरा के आपका गिर हाँ, गया तो आपको। पर आपने कभी भाषण देते हुए सुना, बोलो झांसी की रानी की जय, कभी बोलते नहीं, हुए वो सुना? उनका वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें जब कोई उनको छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भेंट कर रहा था तो वो उन्होंने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। बिल्कुल। आपने कभी राहुल गांधी जी को भगवान बिरसा मुंडा की जय बोलते सुना? आप बताओ नहीं, ना, आपके उसमें नहीं दर्शक बताए मुझे। छत्रपति शिवाजी की जय नहीं, भगवान बिरसा मुंडा की जय नहीं बोल सकते, वो छत्रपति शिवाजी की जय नहीं बोल सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, झांसी की रानी की जय नहीं बोल सकते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते, हमारे इष्ट देव भारत की आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय नहीं बोल सकते, भगवान श्री कृष्ण की जय नहीं बोल सकते, गोपेश्वर की जय नहीं बोल सकते, बाबा बैजनाथ की जय नहीं बोल सकते। फिर किसकी जय बोलना है? हिंदुस्तान में इन लोगों की जय नहीं बोल सकते तो हिंदुस्तान तो स्वीकार नहीं करेगा संजय जी। ये तो देखिए हिंदुस्तान की उनकी आत्मा के। उनकी सेक्युलरिज्म की परिभाषा तो सुनिए ना। वो तो लंदन में बैठ के उन्होंने कहा था कि साहब की जो सेक्युलर पार्टी है वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। वो तो ये ओवैसी को सेक्युलर मानते हैं, बाकी सबको तो ये तो सब कम्युनल नारे हो गए जो आप कह रहे हैं उनके हिसाब से। आपको एक बड़ा रोचक किस्सा बताता हूँ। आपने जम्मू कश्मीर के रिजल्ट्स का अवलोकन किया अच्छे से? बहुत अच्छे से। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जितने भी एमएलए जीते, सिर्फ एक ही धर्म के जीते ना? नहीं, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का नौशेरा से जो जीते हैं वो हिंदू हैं। हाँ, बस बाकी MLA कांग्रेस के 6 विधायक जीते, कांग्रेस के 6 विधायक वो जीते। 6 मुस्लिम है। हाँ, और फिर कहते हैं कि साहब हम तो फलाना है, हम तो डिमका। अरे आप में हिम्मत ही नहीं है। आप मैंने बोला ना 3 गुण चाहिए। पहला गुण वानखेड़े जी, चमड़ी दमड़ी दूसरा गुण वंश। आपके माता, तीसरा गुण हिंदू देवी देवताओं हिंदू धर्म के बारे में अपशब्द बोलो। ये जितने भी कांग्रेस के नेता है जो आगे बढ़ रहे हैं, वो उनमें से 3 में से अगर एक गुण नहीं हो तो मुझे बता दो। अपन एक एक का डिस्कस भी कर सकते हैं, मैं आपके साथ एक एक का डिस्कस कर लूंगा। जो अचानक से कोई महासचिव बन जाता है, वो इसलिए बनता है कि वो जाके बोलता है कि भगवान श्री राम तो है ही नहीं, मंदिर की तो जरूरत ही नहीं है, मंदिर तो बेकार है, नाच गाना हो रहा है। राहुल जी ने सही बात बोली, तू महासचिव जा, चमड़ी दमड़ी जा टिकट। तीसरा मेरे मम्मी का नाम ये, पापा का नाम ये, दादा का नाम ये, दादी का नाम ये, नाना का नाम ये, नानी का नाम ये, आ जाओ भैया। एक व्यक्ति है, मुझे बहुत एक अच्छी बात बोली, उनका नाम नहीं बता सकता मैं क्योंकि मेरा और उनका बड़ा कॉन्फिडेंशियल संबंध है। उन्होंने मुझे कहा, गौरव, there is no place for first generation politicians in Congress party. अगर आप फर्स्ट जनरेशन के राजनीतिक कर रहे हो तो कांग्रेस पार्टी में उनकी कोई जगह नहीं। ये मैं बड़े दुखी मन से कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को बोल रहा हूं कि अगर आपके पापा मम्मी दादा दादी मंत्री मुख्यमंत्री नेहरू जी इंदिरा जी के साथ के नहीं है तो आपकी कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। करेक्ट। आप बता लीजिए। और जो मॉडल चल रहे हैं आप देखो, इधर हरियाणा में पिता पुत्र मॉडल चला,
हम्म। क्या नतीजा आया? राजस्थान में लोकसभा चुनाव में पिता पुत्र मॉडल चला, और हम्म। पिता की जिस व्यक्ति से लड़ाई है वो किसी दूसरे व्यक्ति का पुत्र है जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। आप बताओ ना, मध्य प्रदेश में कौन है पिता पुत्र का मॉडल चल रहा है? आप बताओ, कल अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताओ। कल महाराष्ट्र में कौन है पिता पुत्री का मॉडल चल रहा है? एक कल कैप्टन अजय यादव का एक इंटरव्यू आया था इंडिया टीवी पे, देखा था आपने? मैंने नहीं देखा। तो वो अ, बता रहे थे कि साहब कि हमसे कहा गया कि राहुल गांधी आएंगे, और हम उसकी तैयारी करते रहे। बाद में पता चला कि कुछ कंफर्म ही नहीं हुआ, और हमारे सारे जो है वो तैयारी चौपट हो गई, और हमारे जो है इमेज खराब हो गई। और शैलजा जी को हमने बुलाया तो उन्होंने कहा कि मुझको हेलीकॉप्टर नहीं दिया, और इस तरह से हम जो है वो चुनाव हार गए इस गफलत में, और पूरा का पूरा अहिरवाल हमारे हाथ से चला गया। तो क्योंकि पूरा आपने, जैसे एक मैं फाइनेंस का प्रोफेसर हूं, हमारे एक कॉन्सेप्ट होता है सोल सेलिंग एजेंट्स। आपने नाम सुना होगा, आप तो बड़े वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पे रहे। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अपना SSA, सोल सेलिंग एजेंट, पिता पुत्र को दे, और ये सोल आप दोनों तरफ से सोच सकते हो, SOLE वाला भी और दूसरा भी। आपने राजस्थान में सोल सेलिंग एजेंट किसको बना रखा? जो जिस व्यक्ति को राजस्थान का सोल सेलिंग एजेंट बनाया था वो हरियाणा गए चुनाव जिताने। ऑब्जर्वर। जिसको मध्य प्रदेश का बना रखा था वो अब महाराष्ट्र जाएंगे। अभी बता रहा हूं आपको। और वो एजेंसी सब मॉडल है, मतलब आपका कहना है ये एजेंसी? SSA, सोल सेलिंग एजेंट्स बना दिए। अच्छा। और सोल सेलिंग एजेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है संजय जी। हम्म। वो सोल सेलिंग एजेंट सुबह से शाम एक ही चीज करता है कि किस तरह अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अपनी राजनीति दे दो। हम्म। बस उसका एक ही, कई जगह 2014 से पहले ये सोल सेलिंग मॉडल, एजेंट मॉडल सक्सेस में था, पर जब से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए उन्होंने इस वंशवाद के SSA मॉडल को खत्म कर दिया। उन्होंने फर्स्ट जनरेशन लोगों को, जिन्होंने अपना जीवन खपाया पार्टी के लिए, विचारधारा के लिए, लड़ाई के लिए, उनको सत्ता में भागीदारी देना शुरू किया। भले ही वो उड़ीसा हो, भले ही वो राजस्थान हो, भले ही वो मध्य प्रदेश हो, भले ही वो छत्तीसगढ़ हो। और आज क्या है इसका इसका नतीजा क्या है संजय जी? कि हर वो युवा जो देश के लिए कुछ करने की तमन्ना रखता है वो सोचता है कि मैं भाजपा में अपना जीवन खपाऊं, क्योंकि मेरे काम का कुछ कोई तो है जो देख रहा है। ये इसका नतीजा संभावना है। तो है, बिल्कुल यहाँ इसलिए संभावना है। इसलिए युवा, जितने भी युवा है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं। बाकी करेक्ट। अब वहां पे मध्य प्रदेश में दो दो सोल सेलिंग एजेंट है, और दोनों अपने पुत्र के पीछे लगे हुए हैं। दो सोल सेलिंग एजेंट्स है। राजस्थान में भी दो है, एक पिता पुत्र है और एक पुत्री है। हम्म। अब आप ये बताओ, मुझे ये बताओ संजय जी, कि ये पिता पुत्र और सिर्फ पुत्र वाला, हम राजस्थान की बात करते हैं 2 मिनट के लिए, क्या राजस्थान के युवाओं में संभावना ही नहीं है क्या? क्या राजस्थान के युवा जीवन भर इन पिता पुत्र और सिर्फ पुत्र के नीचे काम करने के लिए पैदा हुआ क्या? उसमें क्या कमी है? क्या उसमें समझ नहीं है क्या? क्या वो राजस्थान की धरती को नहीं समझता क्या? जो लोग ये सोल सेलिंग पिता पुत्र और सिर्फ पुत्र, ये पुत्र तो राजस्थान में इनका तो जन्म भी नहीं हुआ, इनकी पढ़ाई राजस्थान में नहीं हुई, ये क्या समझते हैं राजस्थान?
इनको पता है कि राजस्थान रोडवेज की बस जब सिंधी कैंप से लेके अजमेर तक जाना होता था पहले, तो 3 घंटे तपती धूप में किस तरह बस कूदती हुई जाती थी। क्या वो पता है कि राजस्थान ये है? क्या उन्होंने धोरों को फील किया है क्या? तो ये चीजें जो है, ये कांग्रेस पार्टी अननेसेसरी देश के और प्रदेश के लोगों पे थोपती है कि यही है हमारे, तो इनको लो, इनसे कराओ। अब बैठ गए। अभी भी कल मेरे को कोई कह रहा था कि साहब अभी ये हरियाणा में हार हुई, अब ये पिता पुत्र मॉडल खत्म हो गया। मैंने कहा नहीं, अगली बार फिर यही है। अच्छा। हाँ, आप क्या सोच रहे हो कि ये खत्म हो गया? अगली बार भी यही है, उसके अगली बार भी यही है, उसके अगली बार भी यही है। जैसे हम एक 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 फाइनेंस में शब्द पढ़ाते हैं, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, परपेचुइटी। ये परपेचुअल है, क्योंकि आप इस मॉडल को खत्म कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आपने इसको खत्म किया, तो जिस आदमी के लिए आप खत्म करोगे, वो आदमी आपसे पूछेगा कि भाई आप इस जगह पे क्यों? आप भी तो सोल सेलिंग एजेंट के रूप में ही काम कर रहे हो, इसलिए वो खत्म ही नहीं कर सकते। सही है। आप देखो, मैं भाई आपको है। एक और उदाहरण देता हूं। जी। कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, उनका पुत्र क्या है? प्रियंका खड़गे क्या है वो? मंत्री है। उनका दामाद क्या है? दामाद सांसद। का मुझे पता नहीं। सांसद, सांसद। हाँ हाँ सांसद है, यस यस। सांसद है गुलबर्गा से। क्यों साहब? पूरे कर्नाटक में सिर्फ एक ही परिवार है क्या? दलित हैं वो आखिरकार। क्यों? तो दलित, एक ही दलित परिवार है, एक ही दलित परिवार है, एक ही दलित परिवार में योग्यता है। क्यों? सामाजिक न्याय का ये सामाजिक न्याय है। जातियों का वो। अपने बेटे को मंत्री बनाना, दामाद को सांसद बनाना, ये सामाजिक न्याय है। महात्मा गांधी बड़े। महात्मा गांधी ने इस सामाजिक न्याय के लिए अपनी जीवन खपा दिया था। महात्मा गांधी जी ने अपने बेटों को राजनीति और अपने जीवन से दूर रखा, ये न्याय था क्या उनके? जिस महात्मा गांधी का बात आप लोग सुबह से शाम कांग्रेस पार्टी करती है, उन्होंने तो ऐसा इस न्याय की कभी परिपाटी नहीं बनाई। उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा कि मेरे पुत्र को, मैं राष्ट्रपिता हूं, मेरा पुत्र राष्ट्रपुत्र हो जाएगा। उन्होंने तो नहीं कहा। तो ये इन चीजों से संजय जी देश ऊब चुका है। देश में इन चीजों का, इस सामर्थ्य का कोई अब महत्व नहीं रहा है। जो भी आज पदाधिकारी, मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस का मीडिया डिपार्टमेंट का कौन है इंचार्ज संजय जी? जयराम जी रमेश। उनकी क्या योग्यता है? वो IITN। वो, उनकी योग्यता ये है कि वो चिदम्बरम के पीए थे, और कोई योग्यता नहीं। और जो मैंने 3 चीजें गिनवाई, उनमें से वो एक चीज में बड़े निपुण हैं। मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये नहीं बताऊंगा कौन सी चीज, पर 1 2 3 जो मैंने आपको गिनवाए गुण, उसमें से एक गुण में वो बड़े निपुण हैं। जो लोग सुबह से शाम आके टीवी में प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द बोलते हैं, एक महिला है, उसका क्या गुण है? आपसे पूछ रहा हूं, उसका क्या गुण है? गालियां बहुत अच्छी देती है। नहीं, वो तो है ही, पर उसके पिता सांसद रहे हुए हैं। सांसद कहाँ हार गए थे? सांसद 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 बहुत फिर, पहले। हाँ बहुत। हाँ, वो मैंने कहा ना, इसलिए घराना आ गया ना, पिता, आपको बोला ना मैंने। तीसरा एक आदमी आके टीवी चैनल पे आके जो जो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल करने वालों को कहता है, ए दल्ले, ए दलाल, तेरी दुकान बंद कर दूंगा, मैं दलाल है तू। उसका क्या गुण है? वो एक मुख्यमंत्री का पीए रहा हुआ है। तो ये और वानखेड़े जी
जिस बावरे का नाम ले रहे हैं वो क्या बैजू है? बावरा, अब वो क्या है? वो पीए है राहुल गांधी का। बस। तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये पीएस का एसोसिएशन है। पीए एसोसिएशन। वो 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 पीएज है जो अपना काम भी दक्षता पूर्ण नहीं कर पाए। पीए रहना खराब नहीं है, पर ये वो पीएज है जो पीए का काम दक्षता पूर्ण नहीं कर पाए, और 3 में से 1 गुण इन सब के पास है। और अगर 3 में से 2 है तो आप महासचिव बनोगे, और 3 में से तीनों है तो हो सकता है आप प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। और अब वल्लभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।